चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग आज हम लोग बिहार स्पेशल का क्लास शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार पुलिस का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया है। अब कौन से बुक से चल रहा है तो हम आपको बता दें कि यही बुक है बिहार ऑल एग्जाम। ये अभी पुराना बुक है मेरे पास 6300 प्लस। अब इसका नया वर्जन आ गया है, नए अपडेट करके ये बुक आ चुका है 6900 प्लस करके। ठीक है, तो आपको ये वाला बुक आपको अपने पास रखना है। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनका तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रहा है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखना शुरू किए हमारा वीडियो, तो आप देखना शुरू कर दीजिए और एक एक वीडियो पर डे देखिए। और इस पूरे के पूरे बुक का डिस्कशन यूट्यूब पे हम करवा रहे हैं। तो ये बुक आप जरूर अपने पास रखिएगा। जब भी मेरा वीडियो देखने आइए तो ये बुक अपने पास जरूर रखिएगा। तो बिहार स्पेशल में 200 प्रश्न तक करवा दिया गया है। अब बचा हुआ जो भी प्रश्न है आज हम लोग फिनिश कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। तो क्या चल रहा है, बिहार स्पेशल। किस चीज से? तो किरण प्रकाशन का बुक है ऑल बिहार एग्जाम। तो आप लोग बिहार स्पेशल खोल लेंगे और 200 तक पिछले वीडियो में हम कवर करा चुके हैं। आज जो बचा हुआ जो भी प्रश्न है उसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि बिहार स्पेशल में टोटल कितना प्रश्न दिया हुआ है। तो बिहार स्पेशल में टोटल मेरे बुक में 238 प्रश्न दिया हुआ है। ये चूंकि मेरा पुराना बुक है इसीलिए इसमें 238 प्रश्न दिया हुआ है। लेकिन जो नया बुक आया है ना इसी का, तो उसमें 265 तक दिया हुआ है। ये जो मेरा बुक है पुराना वाला बिहार स्पेशल का, ये बिहार स्पेशल इसमें मेरे पास कितना सवाल है 238। लेकिन नया बुक में कितना है 265। तो पहले हम 238 तक कंप्लीट करवा देते हैं। जो बच जाएगा, कितना बचेगा, लगभग 38 40, लगभग 25-30 के आसपास बचेंगे। तो हमारे पास तो बुक नहीं है, तो हम नेक्स्ट बार उसको हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए 238 तक कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं इसको, है ना। इसको 238 तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग बिहार स्पेशल के लिए पेन और पेपर दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, और निकालिए बिहार स्पेशल। 200 के बाद हम लोग शुरू करेंगे 201 से। तो हम भी निकाल रहे हैं, आप भी निकालिए बिहार स्पेशल। चलिए, बिहार स्पेशल मेरा निकल गया है, आपका भी निकल गया होगा, है ना। तो आइए 201 नंबर प्रश्न। 201 नंबर प्रश्न बोल रहा है मेरे बुक में है, 201 में है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया था। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलाया गया था। हरियाली अभियान, आपको मालूम है कि इस अभियान में पेड़ पौधा को लगाया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? पेड़ पौधा को लगाया जा रहा था। बिहार जल जीवन हरियाली अभियान नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार में एक योजना चलाया गया था जिसमें पेड़ पौधा को अधिक से अधिक लगाया जा रहा था। तो वही पूछ रहा है कि ये अभियान कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2019 को, 26 अक्टूबर 2019 को, 5 जून 2020 को, 21 मार्च 2020 को। आपको मालूम है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2019 को इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग हुआ था, इस अभियान का। कब? 2 अक्टूबर 2019 को। तो लिखिएगा बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कब शुरू किया गया। तो 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। आपको मालूम है कि पेड़ आया है, तो आप बताइए कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस। अब बताइए कि पर्यावरण को बचाने के लिए वन जीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट आया था। वन जीव संरक्षण अभ्यारण्य, वन में जीव संरक्षण, वन जीव यानी पेड़ पौधा को बचाने के लिए, ऐसे लिखो ना, वन
संरक्षण अभ्यारण्य, वन्य संरक्षण अभियान कब आया था? तो आप बोलेंगे 1972 में आया था। अब वन में बहुत सारा जीव होता है, जैसे टाइगर होता है। तो टाइगर रिजर्व कब आया था? तो टाइगर जो प्रोजेक्ट है, टाइगर रिजर्व आया था 1973 में। और जंगल में ही हाथी भी होता है। तो हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? तो हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? प्रोजेक्ट मतलब होता है बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट आता है। तो हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 में। तो वन संरक्षण अभियान 1972 में, टाइगर रिजर्व 1973 में, हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। फिर आएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा मिला था। डॉल्फिन को जलीय जीव का, डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा कब मिला था? तो इसको मिला था 2009 को मिला था। फिर जो गिद्ध उड़ता है ना आसमान में, जो गिद्ध होता है, गिद्ध जो कौवा की तरह होता है गिद्ध, तो गिद्ध के लिए संरक्षण प्रोजेक्ट भी आया था। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था? तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था बताइए? तो ये आया था 2005 में आया था गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था। तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट आया था 2005 में आया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आएगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। लेकिन सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम वन हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एमपी मध्य प्रदेश होता है और सबसे कम हरियाणा होता है। लेकिन अपना बिहार की बात करें, तो बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो सबसे ज्यादा वन पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम वन कहाँ है बताइए? तो कहिएगा कि सबसे कम वन आपका कहाँ है? तो सबसे कम वन कहाँ है बताइए? सबसे ज्यादा वन पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे कम वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। और सबसे कम वन कहाँ है? सबसे कम वन कहाँ है? अच्छा, सबसे ज्यादा वन बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण बोलिएगा। लेकिन अगर बोलेगा सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है? सबसे ज्यादा सघन वन समझते हैं? जो वन हो लेकिन घना जंगल हो, ये पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा है। लेकिन ज्यादा सघन वन बोलेगा, घना बोलेगा, तब बोलिएगा कैमूर। क्या बोलिएगा? कैमूर बोलिएगा। सबसे ज्यादा सघन वन कहाँ है? कैमूर में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतना सारा नोट कर लीजिए। पर्यावरण दिवस मनाते 5 जून को। वन संरक्षण अभियान आया था 1972 को। टाइगर रिजर्व आया था 1973 को। हाथी प्रोजेक्ट आया था 1992 को। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा मिला था 2009 को। और गिद्ध संरक्षण आया था 2005 को। ये 2005 या 2008 है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा कि गिद्ध संरक्षण 2005 है कि 2008 है। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2005 और 2008 में थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है 202 नंबर। अगला प्रश्न है 202 नंबर। हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब एग्जाम रहे उस समय देख के आप जाएंगे कि कौन चुनाव आयुक्त है कौन नहीं है। हाँ, भारत की बात करेगा तो भारत में अभी चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। भारत की बात करेगा कि भारत में अभी चुनाव आयुक्त कौन है? अभी भारत की बात करें कि भारत में चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त कौन है? भारत में चुनाव आयुक्त कौन है? तो कहिएगा ज्ञानेश कुमार। कौन? ज्ञानेश कुमार।
तो भारत में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। क्या है? ज्ञानेश कुमार। और चुनाव आयुक्त कौन सा आर्टिकल में है? तो 3/24 आर्टिकल में है चुनाव आयुक्त। तो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है चुनाव आयुक्त? तो 324 अनुच्छेद में चुनाव आयुक्त का वर्णन किया गया है। ज्ञानेश कुमार अभी वर्तमान में क्या है? चुनाव आयुक्त है। आइए 203 में अयोध्या के राम जन्मभूमि, आपको मालूम है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए एक मंदिर बनाया गया है। तो उसके ट्रस्ट होता है ना, मंदिर के देखभाल करने के लिए ट्रस्ट होता है। उसमें जो भी पैसा आ रहा है उसका देखभाल होना चाहिए, उसका रख रखाव अच्छा से होना चाहिए, मंदिर का मेंटेनेंस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है? ट्रस्ट बनाया जाता है मंदिर के लिए। तो उस ट्रस्ट में अपना बिहार के एक आदमी को नियुक्त किया गया है। जो अयोध्या राम मंदिर बना है ना, अयोध्या राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, अयोध्या तो बताइए अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। वो नदी सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या में किसकी मूर्ति बना है? तो राम जन्मभूमि का मूर्ति बना है। तो यहाँ पे इसके जो अयोध्या में जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में बिहार का एक आदमी को नियुक्त किया गया है। उसका नाम है कामेश्वर चौपाल। उसका नाम क्या है? कामेश्वर चौपाल है। कामेश्वर चौपाल है, जो कि एक दलित व्यक्ति है। दलित कहे तो हरिजन, हरिजन कहे तो अनुसूचित जाति। कौन व्यक्ति है? एक दलित व्यक्ति है। दलित वर्ग में आते हैं ये अनुसूचित जाति में आते हैं। कौन जाति में? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति का है तो एससी कैटेगरी। कौन कैटेगरी? एससी कैटेगरी में आते हैं। कौन? तो कामेश्वर चौपाल। तो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है, जो सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या कौन नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे राम जन्मभूमि का मंदिर जो बना है, तो उस राम जन्मभूमि अयोध्या का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में बिहार के एक व्यक्ति को शामिल किया गया है। उसका नाम है कामेश्वर चौपाल। उसका नाम क्या है? कामेश्वर चौपाल है, जो कि एक दलित व्यक्ति है। अब देखिए, दलित लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था पहले के जमाने में। आज देखो अयोध्या का इतना बड़ा मंदिर के ट्रस्ट में इनको शामिल किया गया है। तो समझिए भारत कितना बदल चुका है ना। कामेश्वर चौपाल दलित व्यक्ति है, एक अनुसूचित जाति है, एससी कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिएगा कि अयोध्या के जो जन्मभूमि है, अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का, राम जी का जो मंदिर बना है ना, उसके ट्रस्ट में एक बिहार के व्यक्ति को शामिल किया गया, जिसका नाम है कामेश्वर चौपाल। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं 204 नंबर। कौन सा जिला है जो पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? मतलब कह रहा है कि कौन सा जिला है जो पेयजल के लिए, जो आप देखते हैं ना गांव में जो नल जल योजना शुरू किया गया था, तो वही बोला कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्भव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं था? तो वो नवादा था और नालंदा था। नवादा नालंदा दोनों था, दोनों शामिल नहीं था। नवादा भी शामिल नहीं था और नवादा भी शामिल नहीं था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी 204 का 5 नंबर होगा। बीपीएससी का प्रश्न है और बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है, इसी टाइप का आता है। तो जो भी प्रश्न अभी देख रहे हैं वो बिहार बीपीएससी का सवाल है। चलिए 205 नंबर, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? अनुसंधान और विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? बताइए। अनुसंधान एवं विकास के लिए, अनुसंधान एवं विकास के लिए कहाँ पे मॉडलिंग सेंटर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है कहाँ पे? बताइए। वो बनाया गया है बीरपुर। लिखिएगा, बीरपुर में बनाया गया है। कहाँ पे? बीरपुर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। बीरपुर कौन सा है?
वीरपुर। अब वीरपुर पड़ेगा बिहार के सुपौल जिला में। कौन जिला? वीरपुर। देखिएगा वीरपुर कौन जिला में पड़ता है? ये जो वीरपुर है ना, ये सुपौल जिला में है। कौन जिला में? सुपौल। अब पता है सुपौल किधर पड़ता है? सुपौल किधर पड़ता है आपको मालूम है? कि वीरपुर कहाँ पड़ता है? सुपौल में पड़ता है। और सुपौल कहाँ पड़ता है वो देख लीजिए आप। सुपौल कहाँ पड़ता है आप उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये अपना बिहार है, ये क्या है? अपना बिहार है मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल है। तो यहाँ पे पड़ेगा पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे क्या पड़ेगा? पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे कौन सी पड़ेगा? तो पूर्वी चंपारण। क्या पड़ेगा? पूर्वी चंपारण पड़ेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। पूर्वी चंपारण। यहाँ पे क्या पड़ेगा? सीतामढ़ी। क्या पड़ेगा? सीतामढ़ी। यहाँ पे क्या पड़ेगा? मधुबनी। मधुबनी। यहाँ पे क्या पड़ेगा? सुपौल। क्या पड़ेगा? सुपौल पड़ेगा। इसको और बड़ा कर लीजिए, और बड़ा कर लीजिए। सुपौल। सुपौल के बाद है अररिया। अररिया। इस कोना पर पड़ेगा किशनगंज। किशनगंज। तो नेपाल से बुआ हल्ला नहीं करो, बुआ हल्ला नहीं करो, ठीक है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो नेपाल से देखो कितना जिला टच करता है बिहार का। तो एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण, दो हुआ, एक सीतामढ़ी, एक मधुबनी, एक सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल से बिहार का कै गो जिला सीमा बनाता है? तो कहिएगा 8 गो जिला सीमा बनाता है। बिहार के 8 गो जिला नेपाल से सीमा बनाता है। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यही किशनगंज है जहाँ पे चाय की खेती होती है। किसकी खेती? चाय की खेती। और यही किशनगंज है जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होगा। वर्षा सबसे ज्यादा होगा। तो ये भी नोट कर लीजिए कि नेपाल से बिहार के 8 गो जिला सीमा बनाता है। बिहार से कै गो जिला? 8 गो जिला। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हो गया 8 गो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। देखो सीतामढ़ी में कौन है? सीता जी है। सीतामढ़ी में कौन है? सीता जी। और सीता जी को मध खाना बड़ी पसंद है। तो मधुबनी, सीता जी। सीतामढ़ी में कौन है? सीता जी है। और सीता जी को क्या खाना पसंद है? मध खाना पसंद है। तो मधुबनी। अब मध खा खा के एकदम सुपौल पोल की तरह खड़ा हो गया है। क्या हो गया है? सुपौल। सीता जी सीतामढ़ी में कौन है पहले बताओ? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो एक ही तरफ है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी में कौन होगा? सीता जी। और सीता जी को क्या खाना पसंद है? मध। क्या खाना पसंद है? मध। तो मधुबनी हो गया। अब मध खा खा के क्या हो गया है? एकदम पोल की तरह खड़ा हो गया है। तो ये सुपौल हो गया। जैसे पोल की तरह खड़ा हो गया तो हम आरी से काट दिए। क्या किए? आरी से काट दिए। तो क्या हो गया? अररिया। और जैसे सीता जी को आरी से काटा गया तो किशन भगवान आ गए कि काहे काट रहा है। याद हो गया? 8 गो जिला हो गया, याद रखो। कौन कौन? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। एक ही तरह पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी, पश्चिमी पूर्वी हो गया। उसके बाद सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में कौन है? सीता जी। सीता जी को क्या खाना पसंद है? मध। मधुबनी। वो मध खा खा के क्या हो गई है? एकदम पोल की तरह सुपौल, है ना। अब फिर जब सुपौल की तरह पोल खड़ा हो गया तो उसको आरी से काट दिए तो अररिया। और आरी से जैसे काटे तो किशन भगवान आ गए, किशनगंज। तो ये भी नोट कर लो फटाफट। देखो नेपाल से ना शिवहर नहीं लगता है। अगर आपके मन में आता हो कि सर शिवहर भी उधरे है, तो शिवहर नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। परीक्षा में आ जाए कि शिवहर नेपाल से सीमा बनाता है कि नहीं, तब बोल दीजिएगा कि शिवहर नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
206 नंबर सवाल है कि 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। 1857 की क्रांति आ गया। 1857 की क्रांति आपको मालूम है ना कि 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ तो कहिएगा कि 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। तो वही बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम टेलर। पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर कौन था? तो वो था विलियम टेलर था। तो विलियम टेलर था। और ये पटना को किसने बसाया? तो उदाइन ने बसाया। पटना शहर कौन बसाया? उदाइन, जो आजाद शत्रु का बेटा था। उदाइन कौन था? पटना शहर किसने बसाया? तो उदाइन ने बसाया। अब पटना गंगा नदी के किनारे है। पटना गंगा नदी के किनारे है, जो बिहार की राजधानी है पटना शहर को कौन बसाया? तो उदाइन ने बसाया। इसका बेटा ही है, आजाद शत्रु का बेटा है। किसका बेटा? अजात शत्रु का बेटा है। अजात शत्रु का बेटा कौन? उदाइन था, जो हर्यक वंश से संबंधित है। चलिए 207 नंबर में, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो वो थे जगलाल चौधरी या कुंवर सिंह या सुरेंद्र शाही या उज्जवल शाही। तो उसका आंसर हो जाएगा जगलाल चौधरी। कौन हो जाएगा? जगलाल चौधरी हो जाएगा उसका आंसर। नहीं, क्या बोला है? बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ना, तो बिहार से कुंवर सिंह हो जाएगा। बिहार से कुंवर सिंह हो जाएगा, वो जगलाल चौधरी नहीं होगा, कुंवर सिंह हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, बिहार के 1857 की क्रांति को एक बार रिवीजन कर लीजिए, है ना। आपका बिहार के जगदीशपुर से कौन था? तो बिहार के जगदीशपुर से कौन था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह था। बाबू वीर कुंवर सिंह था। तो बाबू वीर कुंवर सिंह का ये लड़ाई हुआ था ना, ब्रिगेडियर डगलस के साथ हुआ था। ब्रिगेडियर डगलस, इसी के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। तो वही बोला कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था? तो यही बाबू वीर कुंवर सिंह। ये लड़ाई कब लड़ा था? तो 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस था अंग्रेज का अधिकारी, इसी के साथ युद्ध हुआ था। ब्रिगेडियर डगलस, इसी के साथ युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर डगलस। आइए 8 नंबर में, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध बरहरिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन किया था? तो बरहरिया मुंगेर में कौन ये किया था? बरहरिया मुंगेर में। बरहरिया कहां पड़ेगा? बरहरिया कहां पड़ेगा? तो मुंगेर जिला में पड़ेगा। कहां पे? मुंगेर है। यही मुंगेर है जहां पर भारत का सबसे कम लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात कम कहां है पूरे भारत में? यही मुंगेर में है। यही मुंगेर है जिसको मीर कासिम बंगाल का राजधानी बनाया था। मुंगेर को मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी बनाया था। यही मुंगेर है जहां पे बंदूक की फैक्ट्री खोला गया था। बंदूक के फैक्ट्री खोला था कौन? यही मीर कासिम। तो मुंगेर में आपको सबसे कम लिंगानुपात मिलेगा पूरे भारत में। पूरे भारत में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का है। मीर कासिम बंगाल का राजधानी किसको बनाया? मुंगेर को। अब बंदूक का फैक्ट्री कहाँ है? मुंगेर में है। तो आपका सवाल है
कि 1936 में बरहरिया मुंगेर में कौन आंदोलन कर रहा था? तो बिहार किसान सभा के लोग कर रहे थे। कौन? बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा। और बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ? 1929 में हुआ। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में। लेकिन एगो 1936 है ना, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बना था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया था। किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लिख लीजिए, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया, लखनऊ में किया गया। और स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद ने इसका अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किए थे। ये बिहार किसान सभा का भी स्थापना कौन किए थे? वही स्वामी सहजानंद। तो ये बिहार वाला पूछा था, तो आपका आंसर हो गया बिहार। आइए 209 में। 209 बोला है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी है? आपको मालूम है कि सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिमी चंपारण में है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बोलिए। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो कहिएगा पश्चिमी चंपारण में है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिखाना है, इसको नोट करिए पहले आप। इसको पहले आप नोट कीजिए। नोट हो गया? अब आगे लिखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी आया है। सोमेश्वर की पहाड़ी, पहले नंबर सोमेश्वर की पहाड़ी है कहाँ? तो कहिएगा पश्चिमी चंपारण में। कहां पे? पश्चिमी चंपारण। इसी को बोलते हैं बेतिया। पश्चिमी चंपारण को क्या बोलते हैं? बेतिया। यही पश्चिमी चंपारण का एक प्रोडक्ट है मिर्चा चावल, जिसको जीआई टैग मिला है। और पश्चिमी चंपारण में ही भारत का सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। बिहार में सबसे ज्यादा वन यहीं पे है। वो कौन? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में ही एकमात्र टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। एक ये पूरा बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण से। पश्चिमी चंपारण बेतिया में है। मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। बिहार में सबसे ज्यादा वन यहीं पे है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं पे है। इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम 210 में। बिहार के किस जिला में ककोलत जलप्रपात है? ककोलत नवादा में पड़ेगा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है बताइए? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो कहिएगा नवादा। कहाँ पे? नवादा में है। कहाँ पे? नवादा में है। तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है। चलिए आइए 211 प्रश्न में आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शिवहर। सबसे ज्यादा जन घनत्व कहाँ है? शिवहर का है। सबसे ज्यादा जन घनत्व कहाँ है? जन घनत्व कहाँ है बताइए? तो आप कहिएगा शिवहर में है। कहाँ पे? शिवहर में है। लेकिन बोलेगा सबसे कम जन घनत्व कहाँ है? तो कहिएगा कैमूर में है। कहाँ पे? कैमूर में है। कहाँ पे? कैमूर में है।
तो याद रखिएगा कैमूर। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व का है शिवहर और सबसे कम जनघनत्व का है कैमूर। लेकिन बोलेगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पटना में है। लेकिन बोलेगा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, सबसे कम, तो कहिएगा शेखपुरा। कहाँ पे, शेखपुरा। फिर बोलेगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है। ये बिहार की बात हो रहा है, ये भारत की बात नहीं हो रहा है, बिहार की बात हो रहा है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, तो कहिएगा पूर्वी चंपारण मोतिहारी। पूर्वी चंपारण मोतिहारी को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वहीं पे है। कहेगा सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ है, तो सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का है। किसका है, शिवहर का है। तो सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर का है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये आपको नोट कर लीजिए कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, तो शिवहर का। सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो कैमूर का। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, पटना का। सबसे कम शेखपुरा का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पूर्वी चंपारण मोतिहारी और सबसे कम क्षेत्रफल शिवहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 212 नंबर में, निम्नलिखित नदी में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना है। तो बोले थे ना निरंजना गया फल्गु नदी। निरंजना, निरंजना कहाँ है, गया में है। और गया कौन सा नदी के किनारे है, निरंजना नदी। निरंजना नदी, कौन नदी, निरंजना नदी। और निरंजना नदी का नया नाम, निरंजना नदी का नया नाम क्या है बताइए, तो कहिएगा कि फल्गु नदी। निरंजना नदी का पुराना नया नाम फल्गु नदी। इसी नदी पर रबर डैम बनाया गया है। कौन डैम, रबर डैम। डैम का है तो बांध, बांध किसे कहते हैं, डैम को कहते हैं। तो गया में निरंजना नदी है ना। और निरंजना नदी का नाम चेंज हो गया है, अब हो गया फल्गु नदी। इसी नदी पर रबर का डैम बनाया गया है, ठीक है। और इसी गया में सूर्य का मंदिर है। ये कहाँ है, सूर्य का मंदिर है। इसी बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यही बोध गया है जहां पे लोग पिंडदानी कराने जाते हैं, पिंडदान कराने जाते हैं, पिंड दान कराने जाते हैं। तो इतना जरूर याद रखिएगा। यही गया है जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी होता है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा यहीं पे होता है गया में। तो सबसे ज्यादा गर्मी भी वही लगेगा और सबसे ज्यादा ठंडा भी वही लगेगा गया में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा गया के बारे में। गया निरंजना नदी के किनारे है, उसका नया नाम फल्गु नदी। उसी पर रबर डैम बनाया गया है। सूर्य का मंदिर गया में ही है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यही हुआ। पिंड दानी करने वही जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी सबसे ज्यादा ठंडी यही लगता है, याद रखिएगा बोध गया के बारे में। सूर्य मंदिर एक जगह और है औरंगाबाद में, तो एक गया में है और एक औरंगाबाद में है। तो सूर्य मंदिर और कहाँ है, तो कहिएगा औरंगाबाद में। कहाँ, औरंगाबाद में। तो सूर्य मंदिर दो जगह है, एक है औरंगाबाद में और एक है कहाँ पे, गया में। चलिए आते हैं 215 सवाल में। नहीं 213। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होता है, तो सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होगा। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में। अभी ना दिखाए थे मैप में, मैप में बन लेते कि नेपाल से कौन कौन। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होगा, तो कहिएगा किशनगंज। किशनगंज। और किशनगंज में चाय की खेती होता है। किसकी खेती, चाय की खेती होता है। क्योंकि चाय की खेती के लिए पानी ज्यादा चाहिए, यहाँ वर्षा ज्यादा होता है तो चाय की खेती वही होता है।
214 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे अधिक साक्षरता दर किसके पास है? तो रोहतास। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा साक्षरता किसका? बिहार की। देखो हम बिहार की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। बिहार, बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है? तो रोहतास जिला में। कहां पे? रोहतास जिला में। कहेगा सबसे कम कहां पे? कम साक्षरता कहां पे? तो कहिएगा कौन सी? पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है, सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास और सबसे कम साक्षरता पूर्णिया। लेकिन यहीं पे भारत की बात करता ना, भारत की बात, तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसका हो जाता? सबसे ज्यादा साक्षरता किसका हो जाता बताओ? तब कहते कौन सी? केरल का। सबसे ज्यादा केरल का, और बोलते सबसे कम तो कहते अपना बिहार का। तो नोट कर लीजिए, बिहार में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन है? तो रोहतास है। और सबसे कम, तो सबसे कम पूर्णिया। सबसे कम पूर्णिया, बुनिया खा के सब पूर्णिया हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। 215 नंबर, बिहार में 2017-18 में किसका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था? तो बिहार में 2017-18 में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। किसका? गेहूं का। तो 215 का गेहूं आंसर हो जाएगा। आइए 216 में, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? अब देखिए कुछ भाषा से सवाल उठाते हैं। देखिएगा, मूल संविधान में, मूल संविधान का है तो 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन संविधान को क्या किए थे? लागू किए थे, उस दिन को बोलते हैं मूल संविधान। हम जब भी मूल संविधान बोले ना, तो आप समझ जाइएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो देश में संविधान लागू हुआ था उसका बात हो रहा है। किसका बात? उसका बात हो रहा है। तो मूल संविधान में जो भाषा था ना, वो 14 गो था। लेकिन अभी वर्तमान में कै गो है? अभी वर्तमान में कै गो है? तो कहिएगा 22 गो है। मूल संविधान जब 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ तो उस समय 14 गो भाषा था। लेकिन अभी कै गो भाषा है? 22 गो भाषा है। तो इसका मतलब 8 गो भाषा बाद में आया है। 14, 26 और 22, कितना भाषा बाद में आया है? तो 8 गो भाषा बाद में जुड़ा है, बाद में जुड़ा है। तो कभी भी कोई भी संविधान में कुछ भी जोड़ते हैं या हटाते हैं ना, तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से नहीं हटा घटा सकते हैं, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो आप एक चीज लिख लीजिएगा कि 14 गो भाषा था तो पहले कौन आया होगा? 15वीं भाषा आया होगा। तो लिखिएगा 15वीं आया था सिंधी भाषा। कौन भाषा? सिंधी भाषा। फिर उसके बाद 3 गो भाषा को एक साथ जोड़ा गया। ये सिंधी भाषा कौन सा संरक्षण है? कौन संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन होता है और देश में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा मिल जाता है। उसके बाद 3 गो भाषा को एक साथ दर्जा मिलेगा। कौन कौन? तो एक मिलेगा नेपाली, प्लस एक मिलेगा मैथिली, नहीं मणिपुरी। नेपाली के बाद मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी। एक हो जाएगा कोंकणी। कोंकणी केरल का भाषा है। नमक, इसका ट्रिक क्या होगा? एक बार जो 3 गो भाषा जोड़ा गया उसका ट्रिक याद रखिएगा, नमक हो जाएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो 3 गो भाषा एक बार जोड़े और वो संशोधन था 71वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन से एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वीं भाषा। उसके बाद एक साथ 3 भाषा जोड़े, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
जिसमें 71वां संविधान संशोधन था, है ना। उसके बाद 4 गो भाषा एक साथ जोड़ दी। वो कौन कौन? तब कहिए थी कि बोडो, बोडो था, प्लस डोंगरी, बोडो डोंगरी, फिर मैथिली, फिर मैथिली, यही बिहार का था। मैथिली कहाँ का है? बिहार के दरभंगा जिला। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और एगो संथाली है, एगो संथाली। तो एक साथ कितना भाषा को जोड़ा गया? 4। आप कैसे आई? कौन सा संशोधन? तब 92 संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा कि पहले मूल संविधान कहे तो 26 जनवरी 1950, उस समय कई गो भाषा? तो 14 गो भाषा। लेकिन अभी वर्तमान में कई गो भाषा? 22 गो भाषा। तो कहिएगा कि सर 14 के बाद 15वीं आया होगा, तो 15वीं आया सिंधी भाषा। कौन से संविधान संशोधन? तो 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 3 गो भाषा एक साथ आया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, 71वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखो, उसके बाद पहला में 1 आया, दूसरा में 3 आया और चौथा में 4। कैसे याद रखेगा? तो पहला में 1 और दूसरा में 3 गो, तो 3 गो एगो जोड़ दो तो 4 गो। तो अगला बार 4 गो भाषा जोड़ा। और ये 21वां संविधान संशोधन था पहला वाला, और दूसरा वाला 71 था। 71 और 21 को जोड़ दो तो 92 हो जाएगा। तो इन्हीं करवा संविधान संशोधन जोड़ देगा तो तीसरा निकल जाएगा, और इधर करवा भाषा को जोड़ देगा तो वो भी निकल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अब 22 को भाषा अभी वर्तमान में, इतना नोट कर लीजिए। 15वां भाषा सिंधी, 15वां भाषा सिंधी, और 16, 17, 18 हो जाएगा। 16वां हो जाएगा नेपाली, 17वां होगा मणिपुरी, 18वां होगा कोंकणी, 19वां होगा बोडो, 20वां होगा डोंगरी, 21वां होगा मैथिली, 22वां होगा संथाली। अब आइए 217 नंबर। 17 नंबर बोला एनसीबी का पूरा नाम, एनसीबी। तो एनसीबी का मतलब होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है। एन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। क्या लिखेंगे? नारकोटिक, नारकोटिक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो होता है। 218 देखिए, बिहार में कौन सा जिला चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए किशनगंज, बहुत बार बता चुके हैं। आगे बढ़िए, आगे 219, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वो विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? बिहार में है, बिहार में है। लिखिए 219 का बिहार हो जाएगा आंसर। विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। कहाँ पे? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में है, तो वो भी लिख लो। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य क्या चीज है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य क्या है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। ये कहां पे पड़ेगा? तो कहिएगा भागलपुर। कहां पे? भागलपुर में। और डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? डॉल्फिन प्रोजेक्ट आया था 2009 को आया था। ऐसे जलीय जीव का दर्जा मिला था। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 200
220 नंबर। बिहार में जिला कै गो है? तो बिहार में कै गो जिला है? 38 गो जिला है। अरे बिहार में जिला कै गो है? 38 गो है। बिहार में कितने जिला है? तो बिहार में 38 गो जिला है। फिर कहेगा कि प्रखंड कै गो है? तो कहिएगा 534 है। कहेगा अनुमंडल कै गो है? अनुमंडल तो कहिएगा 101 गो है। कहेगा प्रमंडल कै गो है? तो प्रमंडल 9 गो है। याद रखना। प्रखंड कै गो? 534। अनुमंडल कै गो? 101। प्रमंडल कै गो? 9 गो। और बिहार में जिला कै गो? 38 गो जिला है। चलिए आगे बढ़ते 221 नंबर। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो गर्म जल के अनेक स्रोत बिहार में दो जगह है। गर्म जल के स्रोत बिहार में 2 जगह है। गर्म जल के स्रोत, गर्म जल के स्रोत कहाँ कहाँ है? बिहार में 2 जगह। एक है आपको कहाँ पे? राजगीर में। एक कहाँ पे? राजगीर। और एक कहाँ पे? मुंगेर। एक कहाँ पे है? एक है मुंगेर में। राजगीर में कौन है? ब्रह्मकुंड, जो सबसे गर्म जल कुंड है, ब्रह्मकुंड। और मुंगेर में तो बहुत सारा है। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, रामेश्वरम कुंड, आपको ऋषि कुंड, ऋषि कुंड है। तो सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, ऋषि कुंड सब वहीं पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? तो वो होगा राजगीर। 222 नंबर। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। बोल चुके हैं 222 का। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। 223 का आंसर पहला। 224। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का के बारे में बहुत सारा वीडियो हो चुका है। तो उसे हम लोकनायक के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण को। 225 नंबर देखिए। बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में थे क्योंकि सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया था। राजकुमार शुक्ल खबरों में था क्योंकि उस समय वहां की सरकार ने, बिहार की सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? 226 नंबर। हिंदी है और उर्दू है। हिंदी और उर्दू। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। आगे बढ़िए। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल का। आगे बढ़िए। 229। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। बिहार का अर्थ कथी होता है? बौद्ध मठ। बिहार का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ। 230 नंबर। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? देखो बिहार, बिहार अलग हुआ था किससे? बिहार अलग हुआ था बंगाल से। किससे? बंगाल से। कब? 1912 में। तो बिहार दिवस कब मनाते हैं बताओ? बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो कहिएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को और कौन दिवस होता है? तो जल दिवस होता है। फिर कह देगा कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है? तो कहिएगा पृथ्वी दिवस। कौन दिवस? पृथ्वी दिवस। फिर बोलेगा कि 22 मई को कौन सा दिवस? तो कहिएगा जैव विविधता दिवस। फिर बोलेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ बताइए? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? ये बिहार है अपना, तो बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। उड़ीसा अलग कब हुआ? तो 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। इसी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो कहिएगा कि 15 नवंबर 2000 को। तो ये भी ध्यान में रखना है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग हुआ?
झारखंड अलग हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 231। पद्म श्री रामचंद्र माझी किसके लिए फेमस है? लौंडा डांस लोक नृत्य के लिए फेमस है। रामचंद्र माझी कौन? रामचंद्र माझी, रामचंद्र माझी, रामचंद्र जो माझी है ना, यही लौंडा डांस का जनक है। लौंडा डांस याद है? लौंडा डांस जो पुरुष महिला का वेशभूषा धारण करके डांस करे उसे लौंडा डांस कहते हैं। तो लौंडा डांस का जो जनक है ना, यही है रामचंद्र माझी, इसलिए इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है। लौंडा डांस के जनक यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 232। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में है? तो जलालगढ़ का जो किला है ना, वो बिहार के किस जिला में है? बताइए, बिहार के किस जिला में जलालगढ़ का किला हो जाएगा? तो जलालगढ़ का जो किला है ना, वो पूर्णिया में है। कहाँ पे? जलालगढ़ का किला कहाँ है? जलालगढ़ का किला, जलालगढ़ का किला कहाँ है? पूर्णिया में है। और पूर्णिया के बारे में क्या जानते हैं? सबसे कम साक्षरता यही है, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी यही है। तो सबसे कम साक्षरता पूर्णिया का है और सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास का है। अगला बढ़ते हैं 223 नंबर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। आगे बढ़िए 34 नंबर। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? आप अब देखिए, बिहार में कांग्रेस का 3 गो अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का कितना बैठक हुआ बताओ? तो बिहार में कांग्रेस का 3 गो बैठक हुआ। पहला कहाँ पे? तो पटना के बांकीपुर, पटना के बांकीपुर में। कब? तो 1912 में। अध्यक्ष कौन था? तो आर.एन. माधवलकर, आर.एन. माधवलकर। नोट कर लीजिए कि बिहार में 3 गो कांग्रेस का बैठक हुआ। बिहार में कांग्रेस का कब बैठक हुआ? 3 गो बैठक हुआ। कहिएगा कब? पहली बार कब? तो पहली बार हुआ था 1912 के 12 में पटना के बांकीपुर में। अध्यक्ष था आर.एन. माधवलकर, आर.एन. माधवलकर। फिर आएगा कि बिहार की भी दूसरी बार कांग्रेस का बैठक कब हुआ था? तब कहिएगा कहां पर? तो कहिएगा गया में। कहां पे? गया में। कब? तो कहिएगा 1922 में। कहेगा इसका अध्यक्ष कौन था? तो सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास। और तीसरा बैठक हुआ था रामगढ़। कहां पे? रामगढ़, जो भी वर्तमान में झारखंड में है लेकिन उस समय बिहार में था। यह हुआ था 1940। इसका अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद था जो सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। सबसे युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद था। तो इसका आंसर मान लीजिए कि इस समय कांग्रेस के बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो उराव। कौन जनजाति? उराव। गया वाला, गया वाला में कौन जनजाति भाग लिया था? तो उराव जनजाति। कौन जनजाति? देखिएगा, उराव जनजाति, उराव जनजाति के लोग भाग लिया था कांग्रेस के गया अधिवेशन में। उराव जनजाति। कौन जनजाति? उराव जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं 235 नंबर। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका शुरुआत हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था बिहार के लोगों ने।
कहाँ पे चौकीदारी कर, तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। तो याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 236 बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार में 1781 में एक आंदोलन हुआ था। बिहार में 1781 में एक आंदोलन हुआ था। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। देखिए, यह किसानों के द्वारा विद्रोह नहीं था। 1781 में जो विद्रोह हुआ था ना, 1700 चाहे बोल देते हैं खाली, 1781 में जो विद्रोह हुआ था वो किसानों ने विद्रोह नहीं किया था, वो जमींदारों ने किया था। कौन? जमींदारों ने किया था, और अंग्रेज इसे कुचल डाला था। अंग्रेज इसे कुचल डाला था। तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 आंसर हो जाएगा। आइए 2 बच गया। और मद निषेध यानी मद निषेध यानी दारू शराब। मद निषेध का है तो दारू शराब। देखिए, मद निषेध यानी दारू शराब। अगर कोई भी गाड़ी दारू या शराब लेकर जा रहा है और उसे पुलिस पकड़ लिया, क्या कर लिया? पुलिस पकड़ लिया। गाड़ी में कोई दारू या शराब लेकर बिहार में जा रहा है और पुलिस पकड़ लिया, तो गाड़ी का जितना वजन है, यानी गाड़ी का जितना प्राइस होता था, यानी मान लो कि गाड़ी 10 लाख का है, गाड़ी 20 लाख का है, तो जितना लाख का रहेगा गाड़ी, उसका 10% जुर्माना लेता था। कितना परसेंट? 10%। जैसे मान लो कि 10 लाख का गाड़ी है, कोई गाड़ी है जो 10 लाख का है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपया होगा, तो 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 5 लाख का गाड़ी है तो 10% से आपको 50,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर 1 लाख का गाड़ी है तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। तो गाड़ी का जितना दाम रहता था उसका 10% जुर्माना भरना पड़ता था। और ये अधिनियम आया था 2022 में नीतीश कुमार के द्वारा लाया गया था कि कोई भी गाड़ी अगर दारू शराब से पकड़ा जाता है तो 10% जुर्माना ठोका जाएगा। 238 नंबर देख लीजिए। 238 नंबर देख लीजिए। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिला ने सर्वोत्तम स्थान किया है? तो सिवान जिला उद्योग के क्षेत्र में नंबर 1 टॉप पे रहा। कितना पे? टॉप पे रहा। कौन जिला? सिवान जिला। तो चलिए, हमारा ये बुक, चूंकि मेरा पुराना बुक है तो इसमें 6300 वाला है, 6900 वाला में 265 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, चूंकि मेरे पास पुराना बुक है तो मेरे बुक में 238 सवाल दिया था, तो हमने उन 238 सवाल का डिस्कशन करा दिया है। ठीक है, अब जो भी सवाल होगा ना 20-25 वो, तो वो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। अगर आप देखो के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो बहुत सारा अब 20-25 को क्वेश्चन आ गया है ना, तो उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ना डिस्कशन कर लिए हैं कि 100 यूनिट का वही प्रश्न होगा। तो मेरे हिसाब से बिहार पुलिस अब होता है समाप्त। अब टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत जल्द बुधवार को हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बार देखिए, नोट्स बनाइए ताकि अधिक से अधिक नंबर आ सके, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।